नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की क्या क्या असामान्यताएं जो है वो हो सकती हैं। लास्ट क्लास में हमने जैसे देखा था कि प्रसव के समय असामान्यता, जिसको हमने एक टर्म दी थी डिस्टोगिया, वो क्या होता है, उसके क्या कारक हो सकते हैं, उसको कैसे उपचारित कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा उसके बारे में। आज हम देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान, यानी जो पशु गर्भ के अंदर, पशु के गर्भ में शिशु होता है, उस दौरान कई बार कुछ ऐसी असामान्यताएं पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से क्या है कि पशु की जो ब्रीडिंग है, प्रजनन है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, इनके बारे में तो हम यहाँ पे दो तीन टर्म पढ़ेंगे। एक तो ध्यान रखना आपको, मम्मीफिकेशन। मम्मीफिकेशन, थोड़ा सा इनको समझना एक बार देखो। दूसरी एक हम टर्म पढ़ेंगे मैसीरेशन, और तीसरी एक टर्म है गर्भपात, एबॉर्शन। इसके अलावा हम एक, जैसे हाइड्रोक्सी होती है, जल भराव की समस्या भी होती है गर्भावस्था के दौरान, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार तीनों मैंने आपको इसलिए बताएंगे, इनमें क्या क्या थोड़ा सा फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। मम्मीफिकेशन, मम्मीफिकेशन क्या होता है, जैसे हम देखें, ये कोई पशु है, ज्ञाभिन अवस्था के अंतर्गत है, ये फीटस है, और ये सर्विक्स है। आप देखते हैं कि सर्विक्स जो है वो जब गर्भावस्था होती है तब क्या रहती है, बंद रहती है। गर्भावस्था के दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रेज रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये सर्विक्स जो है वो पूर्णतया क्या रहती है, बंद रहती है। बंद रहने से क्या होता है, बाहर से कोई इन्फेक्शन जो है वो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अंदर नहीं आएगा तो ये, इसकी ग्रोथ जो है वो, ये संक्रमित नहीं होगा, और इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। अब देखो क्या होता है, कई बार कोई बाह्य चोट के कारण से, या हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, या इसको होने वाली रक्त आपूर्ति की बाधा की वजह से, कई बार क्या होता है, ये जो फीटस है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। फीटस जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मरने के बाद में सामान्यतः क्या होता है, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है और फीटस को बाहर, इसको एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और जो किसको बोलते हैं हम, एबॉर्शन की स्थिति में यही होता है। ठीक है, फीटस मृत हो गया और फीटस को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यदि सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है, सर्विक्स पूर्णतया क्या है, बंद है, तो ये फीटस किस रास्ते से बाहर आएगा, इसका रास्ता ही बंद है तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये अंदर ही पड़ा रहता है, और अंदर ही अंदर क्या होने लग जाता है, ये सूखने लग जाता है, अंदर ही अंदर ये सूख जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मम्मीफिकेशन, यानी फीटस का मृत होकर गर्भाशय के अंदर ही सूख जाना क्या कहलाता है, मम्मीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा ये एबॉर्शन है। एबॉर्शन के अंदर क्या होगा, फीटस जो है वो या तो मृत हो गया, फीटस या तो क्या हो गया, मर गया है, या फीटस ऐसी स्टेज के अंदर है जब, अगर मान लो जीवित भी कई बार बाहर आ जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए जिएगा, बाद में खत्म हो जाएगा। तो गर्भपात क्या होता है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, जैसे गाय के अंदर 9 माह के अंदर गर्भावस्था पूर्ण हो रही है, लेकिन जैसे 3 माह के ऊपर, 4 पे, 5 पे, 6वें महीने पे, 7वें पे, 8वें पे, इन अवस्थाओं के अंदर गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले मृत फीटस का बाहर आना क्या कहलाता है, एबॉर्शन। या जीवित फीटस बाहर आ सकता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में होगा कि वो ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेगा, कुछ समय बाद में ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो या तो मृत फीटस का बाहर आना गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, या नॉन जो, या अनवायबल फीटस है, यानी जो जीवित नहीं रह सकता, ऐसे फीटस का बाहर आना क्या कहलाता है, एबॉर्शन। तो इस स्थिति में क्या होता है, फीटस खत्म हो गया, और जो सर्विक्स है उसका मुंह क्या हो गया, खुल गया। खुलने की वजह से क्या हो गया, फीटस को बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर इसको
निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता क्या हो गया, जनरल नाल का रास्ता खुल गया, सर्विक्स का रास्ता खुल गया। अब एक स्थिति है मैसिलेशन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें फीटस की मृत्यु हो गई, ठीक है, और सर्विक्स का मुंह है खुल गया है लेकिन पूरा नहीं खुला है। सर्विक्स का मुंह तो खुला है लेकिन पूर्णतया नहीं खुला है, या किसी कारणवश ये सर्विक्स का मुंह खुल गया लेकिन किसी कारणवश इसकी जो टांग वगैरह मुड़ी हुई है, गर्दन वगैरह मुड़े हुए, उस वजह से ये बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर से ये सर्विक्स का मुंह खुला है इसलिए बाहर से संक्रमण है ये अंदर ही अंदर फैलता जाता है, और ये जो संक्रमण फैलने की वजह से ये जो फीटस है वो क्या होने लग जाता है, इसका जो मांस वगैरह है वो गलने लग जाता है, इस फीटस का मांस गलने लग जाएगा और ये धीरे धीरे गल के खत्म हो जाता है, पूरा गल जाता है और सिर्फ क्या बचती हैं, हड्डियां हड्डियां बचती हैं। बाकी सारा का सारा जो इसका जो कोमल अंग है, सॉफ्ट ऑर्गन जो है, वो सारे के सारे गल जाते हैं और ये गलकर और बाहर ऐसे मवाद के रूप में बाहर आते जाते हैं, ठीक है। बदबूदार ये काला भूरा सा स्राव इसके अंतर्गत आता जाता है। तो ये तीन स्थितियां हैं, देखो, मम्मीफिकेशन, मैसिलेशन और एबॉर्शन। फीटस की मृत्यु हुई, फीटस की मृत्यु हुई, ठीक है, सर्विक्स का मुंह खुला, सर्विक्स का मुंह खुलने से फीटस क्या आ गया, बाहर आउट, ठीक है, पहली स्थिति एबॉर्शन के अंतर्गत, ठीक है। या एबॉर्शन के अंदर ये भी समझ लेता है कि जीवित फीटस भी आ सकता है, ठीक है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। जीवित फीटस भी आ सकता है लेकिन वो नॉन वायबल जो है एज का होगा, यानी वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। तो पहली स्थिति एबॉर्शन में फीटस की डेथ हुई, सर्विक्स का मुंह खुला है, फीटस बाहर आ जाएगा आसानी से। या फिर क्या होता है, मम्मीफिकेशन के अंतर्गत क्या होगा, फीटस की डेथ हुई, फीटस की डेथ होने के बावजूद भी सर्विक्स का मुंह पूर्ण बिल्कुल भी नहीं खुला, नहीं खुलने की वजह से ये फीटस अंदर ही अंदर रहा और ये सूख जाएगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, लेकिन बाहर से न कोई संक्रमण जा रहा है क्योंकि सर्विक्स पूर्णतया बंद है, संक्रमण नहीं जा रहा तो न गलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा सूखता रहेगा। और तीसरी स्थिति क्या है, मैसिलेशन। इसमें क्या है, फीटस की मृत्यु हो गई लेकिन उसको बाहर नहीं फेंक पाए। क्यों? क्योंकि सर्विक्स का मुंह पूरा नहीं खुला, थोड़ा बहुत खुल के रह गया। इस वजह से क्या हो गया, संक्रमण इसके अंदर फैलने लगेगा, संक्रमण जो है इसको फीटस को धीरे धीरे गड़ा देगा, पूरे को गड़ा देगा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बचती है। तो ये तीन स्थितियां हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब इनको एक एक हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मम्मीफिकेशन के बारे में। मम्मीफिकेशन क्या होता है? मम्मीफिकेशन ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे मम्मी, मम्मी क्या होता है, मम्मी क्या होते हैं। मम्मी का मतलब होता है कि कई जगह पे, जैसे मिस्र में आपने देखा होगा, सुना होगा पिरामिड, वहां पे क्या है कि जो शव हैं, जो मुर्दा हैं, लोग हैं, उनको वहां पे रखा जाता है और उनके चारों तरफ किसी विशिष्ट रसायन का लेप कर दिया जाता है। उससे क्या होती है, उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या खराब नहीं होती और एज इट इज उसी अवस्था में कई वर्षों तक वो पड़ी रहती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मम्मी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो फीटस जो है वो मृत हो गया है और एज इट इज उसी अवस्था के अंदर, यानी धीरे धीरे सूखता तो रहेगा ही हालांकि, लेकिन उसी अवस्था के अंदर वो गर्भाशय के अंदर पड़ा रहेगा जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे या प्रसव का समय नजदीक नहीं आ जाएगा, तब तक वो अंदर ही पड़ा रहता है और अंदर पड़ा पड़ा सूखता रहता है, ठीक है। तो जो डेड जो बॉडीज होती हैं उनको लंबे समय तक उनको एक ही स्थान पर रखने को हम क्या बोल रहे हैं, मम्मी जी। तो उसी से इसका नाम पड़ा है मम्मीफिकेशन, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है, फीटस की 3 माह के पश्चात मृत्यु हो जाती है तथा फीटस गर्भाशय के अंदर सूखने लग जाता है तथा
का हार्ड हो जाता है। तो आप देखेंगे 3 माह के पश्चात जब उसकी जो बोन्स वगैरह जो है वो बन चुकी है, उसके बाद में क्या होगा, फीटस की डेथ हो जाती है कई बार किसी कारणवश, कोई बाहरी चोट लग गई या हार्मोन की कोई इनडेफिशिएंसी हो गई, या मतलब कि जो उसको जाने वाली जो मिडल यूट्राइन आर्टरी द्वारा जो जाने वाली रक्त आपूर्ति है वो बाधित हो जाती है, उसमें कोई क्लॉट वगैरह आ जाता है या आर्टरी जो है वो मुड़ जाती है, तो उस कारण से क्या होती है, फीटस की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सर्विक्स का मुंह खुल नहीं पाता है, सर्विक्स का मुंह नहीं खुल पाने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता है और अंदर ही अंदर गर्भाशय के अंदर ही वो क्या होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मम्मीफिकेशन। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मम्मीफिकेशन। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मम्मीफिकेशन में गर्भाशय के अंदर फीटस की डेथ हो गई, सर्विक्स का मुंह नहीं खुला, अंदर ही है, फीटस अंदर ही रह जाता है और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ये मम्मीफिकेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, इसके प्रकार ये ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। एक तो कहलाता है हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन, हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन, और दूसरा है पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। मम्मीफिकेशन 2 प्रकार का होता है, हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन और पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल इनके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट आया हुआ भी है और पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, हिमेटिनिक और पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। अब देखो हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन में क्या होता है, ये देखिए आप, ये एनिमल है, गर्भाशय है, सर्विक्स जो वो बंद है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये फीटस था जो मृत हो चुका है, और ये इसके घेरे हुए भ्रूणीय झिल्लियाँ थी, ये इसको घेरे हुए क्या थी, भ्रूणीय झिल्लियाँ। अब क्या होता है, ये कोटिलिडन्स और कारेंकल्स, यहाँ पे ये रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं और यहाँ पे इसके चारों ओर क्या बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, रुधिर वाहिनियों के फटने की वजह से यहाँ पे ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ चारों तरफ ये ब्लड है वो भर जाता है, यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ क्या हो जाएगा, रक्त है वो भर जाता है यहाँ पे। और अब इसकी मृत्यु तो हो ही चुकी है, अब ये धीरे धीरे सारा का सारा गर्भाशय धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और ये इसके ऊपर जो है क्लॉट सा एक बन जाएगा, तो लाल रंग का एक जैसे थक्का नुमा जमा हुआ वो पूरे इस प्लेसेंटा और फीटस को घेरे हुए रहता है। और इसीलिए इसका देखो नाम हीम, हीम का मतलब भी क्या है, रक्त, हीमोग्लोबिन रक्त से, यानी इसके चारों तरफ क्या रहता है, रक्त इसको घेरे हुए रहता है, इसीलिए इसको नाम पड़ गया हीमेटिनिक मम्मीफिकेशन। क्या नाम पड़ गया, हीमेटिनिक मम्मीफिकेशन। और ये पाया जाता है किसके अंतर्गत, गाय के अंदर, यानी जो कोटिलिडोन प्लेसेंटा वाले पशु हैं उनके अंदर ये रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां कोटिलिडन कारेंकल वाले भाग से वहां से फट जाती हैं और चारों तरफ खून बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे खून भी सूखने लग जाता है और चारों तरफ थक्का सा बन जाएगा। जैसे हम बाहर निकालेंगे इस फीटस को तो उसके ऊपर जो है जो भ्रूणीय झिल्लियां उनको घेरे हुए सूखा हुआ फीटस निकलेगा और उसके चारों तरफ खून का ऐसे लोथड़ा सा जमा हुआ रहता है। ठीक है, ये गोवंश के अंदर पाया जाता है और ये पूछा जाता है कई बार कि गाय में किस प्रकार का मम्मीफिकेशन पाया जाता है या हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन किस प्राणी में पाया जाता है। ठीक है, तो गाय के अंदर, या हम कह सकेंगे जो कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा वाले पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके अंदर ये हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन पाया जाता है। दूसरा जो मम्मीफिकेशन का प्रकार है वो है पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। किस प्रकार का, पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लीडिंग नहीं होती और फीटस जो है अंदर सूखने लग जाता है, बस इसकी जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं वो सूखने लग जाएंगी और ये सूख के एकदम जैसे हार्ड हो जाएगा,
चमड़े सदृश हो जाता है। तो ये सामान्यतः इसमें ये पूछा जाता है कि वह स्थिति, वह मम्मीफिकेशन जिसमें फीटस सूख कर चमड़े सदृश हो जाता है, वो कौन सा मम्मीफिकेशन होता है? पेपिरेशियस मम्मीफिकेशन। तो ये जो बाकी प्राणी हैं उनके अंदर इसी प्रकार का मम्मीफिकेशन पाया जाता है। कौन सा? पेपिलेशियस मम्मीफिकेशन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, दो प्रकार के मम्मीफिकेशन है, हेमेटिनिक मम्मीफिकेशन और पेपिलेशियस मम्मीफिकेशन। ठीक है, इनके अंतर्गत जो हम बात करें मम्मीफिकेशन के अंतर्गत जो सर्विक्स है उसका मुंह है क्यों नहीं खुलता है, उसके लिए हम चर्चा करें। तो जैसे गौवंश में इनमें क्या है, जो सर्विक्स खुलने के लिए ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ऊपर आना चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है, जो ओवेरी होती है उसके ऊपर सीएल है वो बनी रहेगी, और सीएल बनी रहती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल अप नहीं आ पाएगा, और इसी वजह से सर्विक्स जो है वो नहीं खुल पाती है। तो इसमें सर्विक्स का न खुलने का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या होता है? पीसीएल। क्या कारण होता है? पीसीएल, पर्सिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम का बने रहना। अंडाशय के ऊपर बनी रहती है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो क्या होगा, सर्विक्स का मुंह जो है वो नहीं खुल पाएगा, कार्पस ल्यूटियम का बने रहेगा। कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, और सर्विक्स का मुंह जो वो है नहीं खुलेगा, भले ही अंदर क्या है, डेड फीटस है तो भी नहीं खुल पाता। तो इसमें मम्मीफिकेशन में कैसी स्थिति रहती है? पीसीएल की स्थिति रहती है, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या करें, इसका उपचार क्या करें, तो कैसे इसको बाहर निकालें भाई? तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो रास्ता है वो क्लियर करना है, यानी सर्विक्स का मुंह खोलना है। और सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए सीएल को नष्ट करना पड़ेगा, और सीएल को नष्ट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना है आपको? PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन आप लगाएंगे, PGF2 अल्फा हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे तो सर्विक्स जो है वो, सॉरी, आपकी सीएल है वो लाइसिस हो जाएगी। सीएल के लाइसिस होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा अप होएगा, तो उससे क्या होगा, जो सर्विक्स है उसका मुंह जो है वो खुल जाता है। तो जैसे ही ये आपके सर्विक्स का मुंह खुलता है, उसके बाद में आप जो है इसको खींचकर मैनुअली जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं, या तो ये वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे सर्विक्स का मुंह खुलेगा ये बाहर आ जाएगा, अन्यथा आप मैनुअली हाथ अंदर डाल के और इसको खींचकर इस फिटस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इसको मैनुअली रिमूव कर दिया जाता है। या सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए हम PGF2 अल्फा हार्मोन तो देते ही नहीं, लेकिन यदि फिर भी नहीं खुल रहा है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो भी हम इसको लगा सकते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन भी इसको दिए जाते हैं लगातार 5 से 7 दिनों तक, तो उससे भी सर्विक्स का मुंह जो है वो रिलीज हो जाएगा, खुल जाएगा, और फिर हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया सर्विक्स का मुंह खोलना, और सेकंड उसके बाद में हम क्या है, इसको मैनुअल रिमूवल ऑफ फीटस, यानी फीटस को हाथ द्वारा खींचकर उसको है बाहर निकाल देते हैं। तो पहला काम तो हमने ये किया है कि सर्विक्स का मुंह खोलना हमें, ठीक है। सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए PGF2 अल्फा हार्मोन दिया हमने, सीएल लाइसिस हो गई क्योंकि इसमें पीसीएल की स्थिति है। हमने कल की क्लास में देखा था कि पायोमेट्रा की स्थिति में भी पीसीएल की स्थिति रहती है, तो वहां पे भी हमने PGF2 अल्फा लगाया था। या सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए हम ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लगातार हम इंजेक्शन देते हैं, तो उससे भी जो है सर्विक्स का मुंह जो है वो खुल जाता है। और जैसे ही सर्विक्स का मुंह खुला, हमने मैनुअली हाथ द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, फिटस को खींचकर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये मम्मीफिकेशन के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि उसका किस प्रकार से आपको उपचार करना है।
और यहाँ पे मम्मीफिकेशन के अंतर्गत आप देखोगे कि फीटस जो है उसको किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स का मुंह पूर्णतया बंद है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलता है, बस वो सूख जाता है, मृत होकर वो सूख जाता है। ठीक है, तो ये मम्मीफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें फीटस जो है वो सूख जाता है। अब हम नेक्स्ट एक और जो पढ़ते हैं जिसका नाम है मैसीरेशन। मैसीरेशन नाम से स्पष्ट है, मैसीरेटेड हो जाना। फिटस जो है वो मैसीरेटेड यानी गल जाएगा, सड़ गल जाएगा। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मैसीरेशन। तो इसमें क्या होता है, फीटस की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाती है, परंतु सर्विक्स के पूर्ण रूप से न खुल पाने के कारण फिटस बाहर नहीं आ पाता, लेकिन विभिन्न सूक्ष्मजीवीय संक्रमण के कारण फीटस संक्रमित हो जाता है तथा गर्भाशय में ही संक्रमण के कारण सड़ गल जाता है। ठीक है, इसके जो कोमल अंग है वो सड़ गल जाते हैं तथा सिर्फ अस्थियां शेष रहती है। अगर लंबा समय तक रहेगा ये तो क्या क्या बचेंगे? सिर्फ जो हड्डियां हैं ये सिर्फ शेष रहती हैं, बाकी सारा का सारा वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो ये अवस्था है कि फिटस है वो डेथ हो गया है, मृत हो गया है, शिशु जो है वो गर्भाशय के अंदर मृत हो गया, लेकिन सर्विक्स का मुंह पूर्णतया नहीं खुला, या दूसरे कारकों की वजह से भी फिटस बाहर नहीं आने, मतलब उसका जो पूरा फिटस है, गर्दन वगैरह मुड़ी हुई है, डिस्टोकिया की स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में फिटस बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, और फिटस अंदर ही रह गया, अंदर रहा, लेकिन सर्विक्स का मुंह जो है थोड़ा बहुत खुला हुआ है, अपूर्ण रूप से खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसको संक्रमण जो है वो बाहर से अंदर गर्भाशय में फैल जाता है, और शिशु को जो ये जीवाणु संक्रमण के कारण से, संक्रमित होने के कारण से जो जीवाणु वगैरह हैं या अदर जो सूक्ष्म जीवी हैं वो उसका जो है उसके शरीर का पाचन करने लग जाते हैं, उसके जो कोमल अंग हैं उनको गला देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, और सिर्फ बोन्स जो है वो बची रहती है। ये गर्भावस्था की किसी भी अवस्था के दौरान हो सकता है। यदि 3 माह से पहले होता है तब तो क्या हड्डियां वगैरह नहीं बनी होती है, तो सारा का सारा सड़ गल जाएगा पूरा का पूरा मामला। लेकिन यदि 3 माह के बाद में यदि ये होता है, मैचुरेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हड्डियां जरूर बची रहती हैं, हड्डियां जो है वो नहीं गड़ पाती हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो गड़ जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? मैचुरेशन कहलाती है। तो इस स्थिति में क्या पशु जो है वो लक्षण प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि जब पशु बैठता है, पशु के बैठने पर उसकी वल्वा से काला, लाल,
बदबूदार स्राव जो है वो निकलता है, बदबूदार स्राव निकलता है। ठीक है, जैसे गला हुआ सा, सड़ा हुआ सा, जैसे रक्त से मिश्रित लाल रंग का, काला रंग का, ऐसा स्राव जो है वो जब पशु बैठता है तब निकलता है, उसकी पूंछ वाले भाग के ऊपर भी लगा रहता है। ठीक है, पशु जो है वो खाना पीना जो है वो चढ़ना बंद कम कर देता है। पशु का इन्फेक्शन होने की वजह से उसका तापमान भी क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। उसकी पल्स रेट है ये भी थोड़ी बढ़ जाती है, पल्स रेट है ये भी बढ़ जाती है। अब रेक्टल पाल्पेशन जब आप करके देखते हैं तब आपको क्या है, फीटस फील नहीं होता, सिर्फ हड्डियां हड्डियां सी उसकी फील होती हैं, सिर्फ उसकी अस्थियां जो है वो फील होती हैं। और जैसे आप उसको इवेक्यूएट करते हो तो काला रंग का जो वही बदबूदार स्राव जो है वो बाहर निकलता है। यदि दुधारू पशु हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी काफ़ी रूप से कम हो जाती है। दुधारू पशुओं में जो दुग्ध उत्पादन है उनका वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा आप इसका पता लगाते हैं। बाद में ये जो लक्षण है ये देख के और रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा पता लगाते हैं कि भाई हाँ, मम्मीफिकेशन की मैस्चुरेशन की जो क्रिया है वो फीटस में हो चुकी है। अब क्या उपचार करते हैं इसका, तो इसमें भी सर्विक्स अपूर्ण रूप से खुली है तो सर्विक्स को पूर्ण रूप से खोलना है। और सर्विक्स को पूर्ण रूप से खोलने के लिए वही या तो PGF2 अल्फा हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे हम, और या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो 5 से 7 दिनों तक के लिए दिए जाते हैं, ताकि सर्विक्स जो है वो पूर्णतया रिलैक्स हो जाए, जनन नाल का रास्ता जो है वो पूर्णतया खुल जाए। उसके लिए हम ईस्ट्रोजन का 5 से 7 दिनों के लिए हम उसको इंजेक्शन देते हैं, या PGF2 अल्फा हार्मोन जो है उसका इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात वही जो फीटस है, अगर उसकी हड्डियां वगैरह बच जाती हैं, जितना भी फीटस बचा है उसको मैनुअली रिमूव करते हैं, उसको हाथ द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे क्या है कि संक्रमण है अंदर, तो संक्रमण को दूर करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसकी इंट्रा यूट्राइन उसके अंदर दवाई छोड़ते हैं, ड्यूसिंग जो है वो की जाती है। इसके अंदर एंटीबायोटिक प्लस एंटी प्रोटोजोल इन औषधियों का मिश्रण जो है वो डालते हैं, और लगभग 3 से 5 दिनों के लिए ये इंट्रा यूट्राइन ड्यूसिंग जो है वो की जाती है। साथ ही साथ जो है 3 से 5 दिन के लिए करेंगे हम, और साथ ही साथ इसको सिस्टेमिक जो एंटीबायोटिक है वो भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ताकि संक्रमण जो है वो कम से कम हो जाए, क्योंकि गर्भाशय के अंदर संक्रमण फैला हुआ है और गर्भाशय में संक्रमण पूरे शरीर में भी फैल सकता है। उस संक्रमण को कम करने के लिए हम गर्भाशय के अंदर दवाइयाँ छोड़ते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक प्लस एंटी प्रोटोजोल दवाइयाँ छोड़ते हैं, और साथ ही साथ हम उसको सिस्टेमिक रूप से यानी इंजेक्शन के माध्यम से भी उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो ये 3 से 5 दिनों के लिए उसको संक्रमण को कम करने के लिए ड्यूसिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो आज हमने ये दो मम्मीफिकेशन और मैस्चुरेशन, ये दो असामान्यताओं के बारे में पढ़ा जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती हैं, किसी भी दौरान। ठीक है, यानी गर्भावस्था के दौरान किसी भी अवस्था के दौरान ये अवस्थाएं हो सकती हैं। कल हम चर्चा करेंगे जो तीसरी हमने जो पढ़ी एबॉर्शन के बारे में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।